हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस आरजीपीबी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे क्लासेस परिवार में। माय नेम इज महेंद्र सिंह तोमर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं आरजीपीबी भोपाल बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट जिसका नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यूनिट नंबर 4 हमारी चल रही है जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग। आज इसका हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो ऑलरेडी इसके 6 लेक्चर हो चुके हैं। एक बार सिलेबस देख लीजिएगा। ये सिलेबस है हमारा आरजीपीबी यूनिट नंबर 4 का। इसमें जो फर्स्ट पोर्शन था, फर्स्ट पार्ट था थर्मोडायनामिक्स, ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। अभी हम स्टीम इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ रहे हैं। इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन एंड वर्किंग ऑफ बॉयलर्स हम पढ़ चुके हैं, माउंटिंग्स एंड एसेसरीज ऑफ बॉयलर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्विवेलेंट इवोपरेशन की हम बात करेंगे जिसको हम ई से डिनोट करेंगे, बॉयलर एफिशिएंसी की बात करेंगे और इक्विवेलेंट इवोपरेशन और बॉयलर एफिशिएंसी, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से दोनों टॉपिक से क्वेश्चन ऑलरेडी आरजीपी में पूछे जा चुके हैं और यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आरजीपी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जिनको न्यूमेरिकल करने में इंटरेस्ट आता है तो वो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बिल्ड होगा। इन टॉपिक से जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं आरजीपी में, कब कब आए हुए हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको बताता हुआ चलूंगा। राइट, चलिए, पूरा कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड होता है, अपना रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। पूरे का पूरा कंटेंट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ आरजीपीबी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, कंटेंट अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप लोग चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और बेहतरीन कंटेंट इसी चैनल पर आपको मिलने वाला है रिलेटेड टू आरजीपीबी यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, चलिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे आरजीपीबी जून 2015 और दिसंबर 2015 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, है ना, कि पूछता है आपसे क्या कि डिफाइन इक्विवेलेंट इवोपरेशन, जिसको हम कैपिटल ई से यहां पर डिनोट कर रहे हैं। इक्विवेलेंट इवोपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी, पहले उसको हम देख लेते हैं। बेसिकली ये हम यूनिट पढ़ रहे हैं बॉयलर वाली। बॉयलर क्या होता है, बॉयलर का वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जो बॉयलर है उनकी जो वर्किंग प्रेशर होता है वो अलग अलग हो सकता है, लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर और हाई प्रेशर पे। यानी कि अगर हम दो बॉयलर को कंपेयर करें तो दोनों के जो एक्चुअल में वर्किंग प्रेशर होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। हमने देखा था कि वाटर को जब हम फीड करते हैं, वाटर को जब हम बॉयलर में फीड करते हैं तो फीड करने का जो टेम्परेचर है वो भी अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा जो स्टीम जनरेशन का रेट है, किस रेट से स्टीम जनरेट हो रही है, वो स्टीम जनरेशन रेट भी क्या है, अलग अलग हो सकता है। तो दो बॉयलर को अगर हम कंपेयर करें तो कैसे कंपेयर करें, वही इसीलिए हमको जरूरत पड़ी कि एक कॉमन रेफरेंस हम अगर लेना चाहते हैं कोई, तो वही होता है हमारा इक्विवेलेंट इवोपरेशन। आइए देखते हैं। द इवोपरेटिव कैपेसिटी ऑफ टू बॉयलर्स, दो बॉयलर की अगर हम इवोपरेटिव कैपेसिटी देखना चाहें तो कैन नॉट बी कंपेयर्ड अनलेस बोथ द बॉयलर्स हैव द सेम फीड टेम्परेचर। कि भाई दो बॉयलर की इवोपरेटिव कैपेसिटी हम तब तक नहीं देख सकते, तब तक हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते जब तक उनका फीड वाटर टेम्परेचर सेम ना हो जाए, वर्किंग प्रेशर सेम ना हो जाए, फ्यूल उसमें एक जैसा यूज ना हो जाए, है ना। फाइनल कंडीशन ऑफ स्टीम, यानी कि स्टीम की जो फाइनल कंडीशन है, स्टीम की जो क्वालिटी है, स्टीम का जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है, जब तक वो सेम ना हो जाए तब तक हम इसको कंपेयर कैसे कर पाएंगे। इसीलिए क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाई उसका जो फीड वाटर टेम्परेचर है, उसका वर्किंग प्रेशर है और फाइनल कंडीशन ऑफ स्टीम है, उसका फ्यूल है, अलग अलग बॉयलर्स के लिए अलग अलग हो सकता है। सो इन ऑर्डर टू कंपेयर द इवोपरेटिव कैपेसिटी, कि दो बॉयलर की हमको अगर इवोपरेटिव कैपेसिटी चेक करनी है, इट इज नेसेसरी टू फिक्स, ये जरूरी है कि हम फिक्स करें सम कॉमन स्टैंडर्ड्स, एक कॉमन स्टैंडर्ड्स हम बनाएं। और इसीलिए देयरफॉर मोर लॉजिकल टर्म which is known as equivalent evaporation has been defined to compare two boilers। तो बेसिकली दो बॉयलर्स को अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए हमने एक कॉमन रेफरेंस लिया है, एक स्टैंडर्ड लिया है ना, जिसको हम क्या क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट इवोपरेशन बोल रहे हैं। तो ये इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, दो बॉयलर को हम कंपेयर कर पाते हैं। डेफिनेशन में क्या लिख के आओगे, आप लिखेंगे कि इक्विवेलेंट इवोपरेशन दिस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेशन फ्रॉम फीड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, है ना, जो हमारा स्टीम जनरेट हो रही है एट 100 डिग्री फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप शॉर्ट में बोलना चाहें, इन शॉर्ट इट इज द अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेटेड फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखो इक्विवेलेंट इवोपरेशन कुछ नहीं है, इक्विवेलेंट इवोपरेशन क्या है, दिस इज द अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेटेड। अरे बॉयलर के अंदर तो स्टीम जनरेट हो रही ना, तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेटेड फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस एट
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो नॉर्मल प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम जनरेट हो रही है, फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस जो स्टीम जनरेट हो रही है, दैट इज द इक्विवेलेंट इवोपरेशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिए। लास्ट में जो 2 लाइन लिखी हुई है, ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम और एनालिसिस कर लेते हैं, कुछ फॉर्मूले यहां पर हमको देखने को मिलेंगे। तो इक्विवेलेंट इवोपरेशन की हम बात कर रहे हैं अंडर एक्चुअल ऑपरेटिंग कंडीशन एट बॉयलर प्रेशर P। मान लो जो एक्चुअल बॉयलर प्रेशर है, किसी बॉयलर का जो एक्चुअल प्रेशर है दैट इज P। अब इस प्रेशर के, है ना, अंडर एक्चुअल ऑपरेटिंग कंडीशन, एक्चुअल कंडीशन में मान लेते हैं कि जो ms है दैट इज द मास ऑफ वाटर इवोपरेटेड इन kg या kg पर आर, कि 1 घंटे में कितना मास जो है इवोपरेट हो रहा है, कितनी स्टीम जनरेट हो रही है, कितना वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज ms। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अब हम। इसके बाद ध्यान से यही फॉर्मूले, यही नोटेशन वहां पर हम यूज करने हैं। एमएफ क्या है कि भाई जब स्टीम जनरेट होगी तो फ्यूल जलेगा, है ना, फर्नेस के अंदर। तो फर्नेस के अंदर 1 घंटे में पर आवर कितना फ्यूल हमारा बर्न हो रहा है, कितना कोल या कोयला बर्न हो रहा है, मास ऑफ फ्यूल यूज्ड इन केजी या केजी पर आवर। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आगे तो आप देखेंगे जो एमएस है या एमएफ है ना, कितना स्टीम जनरेट हुआ या कितना फ्यूल यूज हुआ, ये हम केजी में या फिर केजी पर आवर में आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, एक टर्म आती है एमएस अपॉन एमएफ। ठीक है, एमएस को अगर आप एमएफ से डिवाइड कर देंगे, ध्यान देना, एमएस अपॉन एमएफ, ये क्या है, स्टीम जनरेटेड, और ये क्या है, फ्यूल यूज कितना हुआ है, केज। अब देखो ध्यान से, इसको हम बोलेंगे एक्चुअल इवोपरेशन। क्या बोलेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल ऑपरेटिंग कंडीशन है। एक्चुअल इवोपरेशन एम इज इक्वल टू एमएस अपॉन एमएफ। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये किसमें था आपका, दिस इज केजी, ये भी क्या है आपका केजी, तो ये हो जाएगा आपका केजी पर केजी ऑफ फ्यूल, केजी पर केजी ऑफ फ्यूल। मतलब 1 केजी फ्यूल बर्न करने पर कितना स्टीम जनरेट हुआ, यही तो मतलब हुआ कि 1 केजी 1 केजी फ्यूल को अगर हम बर्न करते हैं, बॉयलर के अंदर 1 केजी फ्यूल को अगर हम बर्न करें तो कितना केजी स्टीम जनरेट हुआ, यानी कितना वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका, ये डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। आपको कुछ पैरामीटर देगा, कुछ वैल्यू देगा, आपसे पूछेगा एक्चुअल इवोपरेशन बताओ। तो एक्चुअल इवोपरेशन क्या होगा, एमएस अपॉन एमएफ। तो ये एमएस गिवन होगा आपको और एमएफ गिवन होगा, इन दोनों का रेशियो आप निकाल लेंगे तो एक्चुअल इवोपरेशन मिल जाएगा। एक न्यूमेरिकल तो यहीं से आपको सॉल्व हो जाएगा। इसी को आप बोल सकते हो मास ऑफ वाटर एक्चुअली इवोपरेटेड, कि एक्चुअल में कितना मास इवोपरेट हुआ वाटर का, कितना वाटर इवोपरेट हुआ या एक्चुअल में कितनी स्टीम जनरेट हुई, राइट। उसके बाद HFG है। HFG मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसको मैं स्टीम टेबल का भी आपको यहां पर यूज बताने वाला हूं थोड़ा सा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको स्टीम टेबल की जरूरत पड़ती है। और आप सिलेबस में अगर देखें ध्यान से, ये जो आपका सिलेबस है, देखो लास्ट में लिखा हुआ भी है स्टीम टेबल, है ना, यूज ऑफ स्टीम टेबल। इस यूनिट के अंदर आपको स्टीम टेबल का यूज करना है। आप कोई भी स्टीम टेबल यूज कर सकते हैं, जैसे यहां पर मैं RS फॉर्मूले की स्टीम टेबल यूज करता हूं, काफी इजी होती है। तो इस स्टीम टेबल को हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए किस तरह से डेटा को यूज करेंगे यहां पर, है ना, चलिएगा न्यूमेरिकल में हम इसको यूज करने वाले हैं। चलिए वापस आते हैं, हम यहां पे थे अभी, यस। तो ध्यान देना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन HFG। X क्या होता है, एक्चुअल ड्राइनेस फ्रैक्शन। X होता है यहाँ पर एक्चुअल ड्राइनेस फ्रैक्शन, की जो बॉयलर से स्टीम निकलेगी, बॉयलर से जो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, बॉयलर से जो स्टीम निकलती है वो टरबाइन में जाती है। तो एक्चुअल में जो स्टीम आ रही है बॉयलर से बाहर, उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी को बताता है। और ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, ये आपकी 0 से ज्यादा होती है और 1 से कम होती है। x की वैल्यू ड्राइनेस फ्रैक्शन, है ना, लाइक 0.9 हो सकती है, 0.8 हो सकती है, 0.98 हो सकती है, इस तरह की ये वैल्यू होती है और क्वेश्चन के अंदर ये आपको गिवन होगी। ओके, नाउ HF1 क्या है, एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर सप्लाई, कि जब हम बॉयलर को हीट सप्लाई कर रहे हैं, बॉयलर को जब फीड वाटर को फीड कर रहे हैं, बॉयलर के अंदर जब वाटर जाएगा, फीड वाटर टेम्परेचर कितना है उसको हम लिखेंगे TW, है ना। W का मतलब वाटर से, T का मतलब टेम्परेचर, कि जो वाटर को हम फीड कर रहे हैं बॉयलर के अंदर उसका टेम्परेचर क्या है, दैट इज TW। तो उस टेम्परेचर पे उसकी एंथैल्पी क्या है, उस टेम्परेचर पे उसकी एंथैल्पी क्या है। तो HF1 जो है ये फॉर्मूले में यूज करने को मिलेगा आपको, एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर, एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर एट TW डिग्री सेल्सियस। इसको कैलकुलेट करना होगा हमको, हर न्यूमेरिकल के अंदर आपको ये यूज करना है, हर न्यूमेरिकल के अंदर यूज करना है। तो ध्यान रखना कि जो HF1 होगा, HF1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप वहां पर 4.187 इंटू टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल
आपको फीड वाटर टेम्परेचर दिया हुआ है TW इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या करना है, इसकी एंथैल्पी बतानी है। तो इसकी एंथैल्पी कितनी होगी, दैट इज HF1। H से हम एंथैल्पी लिखते हैं, तो HF1 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा यहां पे तो 4.187। अच्छा 4.187 को आप 4.2 भी लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 4.2 इंटू TW बोले तो HF1 की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी कि 4.2 इंटू 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आप जो है HF1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहां पर किलोजूल पर केजी में। तो ये न्यूमेरिकल में आपको यूज करना पड़ेगा बार बार। तो एक तरीका तो ये हो गया बेटा, जैसे मैंने यहां पर, या आप इसको एक्स लिख सकते हैं 4.18 को, और अगर डेसिमल के पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 2 डिजिट अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं 4.19, है ना, 4.19 इंटू TW, है ना। तो आपको अगर टेम्परेचर दिया हुआ है कितना 30 डिग्री सेल्सियस, तो आपको HF1 की वैल्यू मिल जाएगी 4.19 इंटू TW बोले तो 4.19 इंटू 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। और ये वैल्यू मिलेगी आपको किलोजूल पर केजी में। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये तो हो गया एक तरीका भाई, जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे और उसमें HF1 की वैल्यू कहां से आएगी, वो TW से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें स्टीम टेबल की जरूरत नहीं पड़ी आपको। आप अगर चाहें तो इस स्टीम टेबल का यूज कर सकते हैं, है ना। मैं अभी आगे आपको जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो इधर क्या होता है, स्टीम टेबल टेम्परेचर वाली टेबल भी होती है, प्रेशर वाली टेबल भी होती है। तो आप उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आपको दिया होगा उस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग आप वहां पर HF की वैल्यू पढ़ लेंगे, तो वो आपकी HF1 की वैल्यू हो जाएगी। वो मैं करके दिखाऊंगा अभी, डोंट वरी। मतलब कहने का ये है, अगर आप HF1 की वैल्यू देखना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं बिना स्टीम टेबल के, और आपको TW गिवन है ना, तो आप उसमें 4.19 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको HF1 की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल E। कैपिटल E क्या है, इक्विवेलेंट इवोपरेशन फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस। यही है हमारा इक्विवेलेंट इवोपरेशन, है ना, फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, कि हमारा जो स्टीम है कितना जनरेट हो रहा है फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस, कैपिटल ई से हम इसको डिनोट करेंगे। तो याद रखना, ये बार बार क्वेश्चन पूछेगा, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट इवोपरेशन। इक्विवेलेंट इवोपरेशन को हम कैपिटल ई से यहां पर लिख रहे हैं। चलिए अब कुछ फॉर्मूले यहां पर ड्राइव कर लेते हैं, आइएगा। तो जब स्टीम बाहर निकल रही होगी बॉयलर से, तो उसकी कंडीशन क्या होगी। देखो ये डायग्राम अगर आपने देखा हो, आई डोंट नो कि आप लोगों ने अभी शायद पढ़ा नहीं होगा ये, क्योंकि इस यूनिट में स्टीम टेबल का यूज बाद में है, स्टीम की प्रॉपर्टीज बाद में। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जब हम स्टीम को बॉयलर के अंदर हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो इस तरह का ये दो कर्व आपको मिलते हैं। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड कर्व, ये होता है सैचुरेटेड वेपर कर्व। ये दोनों अलग अलग कर्व हैं, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन। और जब हम इनको यहाँ पर, ये दोनों कर्व यहाँ पर दोनों लाइन यहाँ मीट करती हैं, यहाँ पर जो मिलते हैं उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। इधर होता है इस वाली लाइन, ये जो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, यहाँ पर क्या होगा 100% लिक्विड, और सैचुरेटेड वेपर लाइन से उधर कितना होगा 100% वेपर। तो ये जो बीच का रीजन है इसको बोलते हैं वेट रीजन। इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर होता है। मतलब इसमें वाटर भी है लिक्विड के फॉर्म में, और क्या है, वेपर भी है, यानी स्टीम भी है। तो ठीक है, अब यहां पे आप जब स्टीम टेबल का यूज करेंगे, तो जो बॉयलर से स्टीम बाहर आ रही होगी, अब हो सकता है कि वो यहां पे क्या हो जाए, बाहर चली जाए। मतलब यहां पे ये पॉइंट है ना, यहां पर अगर मैं पॉइंट कंसिडर करूं दिस वन, तो ये कहलाएगा वेट रीजन। और वेट रीजन में एंथैल्पी कितनी होगी, वो होती है, इस फॉर्मूले से निकलती है HF प्लस एक्स HFG, HF प्लस एक्स HFG। ठीक है ना, ध्यान देना, HF प्लस एक्स HFG। अब ये जो x है वो क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। स्टीम टेबल का हम यूज करेंगे, तो यहां पर हमको, यहां पर जो HF है, ध्यान देना कि ये HF का मतलब होता है, इसमें हम दिखाते हैं, ये जो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होती है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है एंथैल्पी की या किसी और प्रॉपर्टी की, हम उसको F से डिनोट करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा आपका HF, और ये जो लाइन होती है आपकी सैचुरेटेड वेपर लाइन, इसको हम GHG से लिखेंगे एंथैल्पी इसकी। G का मतलब है सैचुरेटेड लिक्विड, यहां पर जो भी वैल्यूज होंगी कॉरस्पॉन्डिंग टू सैचुरेटेड वेपर कर्व हम G से लिखेंगे, और F से हम लिखते हैं सैचुरेटेड लिक्विड कर्व को। ये स्टीम टेबल अगर आपने देखी होगी या फिर इसका यूज करा होगा या मैं यूज करवाऊंगा, इसमें सब HG HF HFG ये सब लिखा रहता है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई, अगर लाइन यहां पे है, अगर कोई पॉइंट यहां पे है या कोई पॉइंट सैचुरेटेड वेपर कर्व पे है, तो ये हम G से लिखेंगे। लेकिन अगर पॉइंट यहां पे हुआ तब
ये तो हो गया, ये तो वेट रीजन के अंदर है। यहां पर तो क्या होगा आपका, लिक्विड और वेपर मिक्सचर होगा, तो उसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन वेरी करता है, क्योंकि ड्राइनेस फ्रैक्शन यहां पर 0 होगा, यहां पर ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 होगा, और यहां पर क्या होगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से ज्यादा और 1 से कम होगी। तो जहां पर ड्राइनेस फ्रैक्शन गिवन है, अगर आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन गिवन है तो आप समझ जाएंगे कि वो सैचुरेटेड वेपर लाइन से पहले की बात हो रही है, और वहां पर हम इस इक्वेशन का यूज करके एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे। यहां पर अगर पॉइंट चला जाएगा तो ये हो जाएगा Hg, है ना, ये क्या हो जाएगा Hg, और यहां पर अगर बॉयलर से स्टीम बाहर आ रही है तो ये होगा सुपर हीटेड, है ना, सुपर हीटेड, ठीक है। तो वो लिख दिया यहां पे, अगर एक्स ड्राइनेस फ्रैक्शन गिवन है, अगर स्टीम वेट है तो HF प्लस एक्स HFG, ये फॉर्मूला लगाएंगे और जनरली यही फॉर्मूला यूज होगा। H सुपर हीटेड का मतलब है कि पॉइंट इससे आगे है, इफ स्टीम इज सुपर हीटेड। Hg का मतलब है कि स्टीम कहां पे है, जस्ट इस कर्व के ऊपर है, वो चीज मैंने यहां पर लिख दी है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ स्टीम, 1 kg स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज H माइनस HF1। अब देखो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। HF1 कहां से आएगा, जो मैंने आपको बताया था अभी, HF1 की वैल्यू यहां से आएगी, या तो स्टीम टेबल से निकालेंगे या फिर इस फॉर्मूले से निकालेंगे जो आपको फीड वाटर टेम्परेचर होगा वहां से। दूसरा, अब ये जो H कहां से आएगा बेटा, H कहां से आएगा, H यहां से आएगा, इस इक्वेशन से आ जाएगा H। और ये याद रखना, H जो है आपको जो प्रेशर गिवन होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करना है, मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। चलिएगा, ये जो होगा वो TW फीड वाटर टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग, और ये गिवन प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको देखना होगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 1 kg हीट, 1 kg स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, H माइनस HF1। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमने एक रेफरेंस मान लिया है, कि स्टैंडर्ड मान लिया था हीट, अब हमको इक्वेट करने वाले हैं एक्चुअली, कि एक्चुअल में कितनी हीट यूटिलाइज हुई, एक्चुअल में कितनी हीट यूटिलाइज हुई, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट इवेपोरेशन वो कितना है, ध्यान देना। तो हीट एब्जॉर्ब अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन जो हमने मान रखी है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उस स्टैंडर्ड कंडीशन, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, दैट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब अंडर एक्चुअल कंडीशन। एक्चुअल कंडीशन में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई उसको हम इक्वेट करेंगे। तो देखो जरा यहां पे, अब ये जो आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन है, ध्यान देना यहां पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ध्यान दो, HFG क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 1 बार पे कितनी हीट जो है रिक्वायर्ड होती है, कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, 2257 किलोजूल पर केजी। याद रख लो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जो कि हमने स्टैंडर्ड मान रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट इवेपोरेशन इनटू 2257, ये तो हो गया हमारा हीट एब्जॉर्ब अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, दैट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब अंडर एक्चुअल कंडीशन। तो एक्चुअल कंडीशन यहां पर आपने देखा था कि ये जो हमारी अंडर एक्चुअल ऑपरेटिंग कंडीशन हमने मान रखा था, ME इज व्हाट, ये क्या है आपका, ये एक्चुअल में इक्विवेलेंट इवेपोरेशन है, एक्चुअल में कितना है ME। तो यहां पर हम देखेंगे, तो यहां पर हो गया हमारा ME इंटू H माइनस HF1, क्योंकि देखो लिखा हुआ है ना, हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ स्टीम, एक्चुअल में 1 kg स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज H माइनस HF1। तो ये हो गया आपका H माइनस HF1, इधर आ जाएगा ये एक्चुअल में कितना है और ये स्टैंडर्ड वाला कितना है, ये हमारा इक्विवेलेंट इवेपोरेशन है और ये एक्चुअल इवेपोरेशन है। अरे सुनो ध्यान से, फिर ध्यान से सुनो, हम बात कर रहे हैं यहां पर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना होगा, तो वो होगा इतना, और एक्चुअल में कितना होगा, वो इतना होगा। ये है आपका इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, ये है एक्चुअल इवेपोरेशन, ये एक्चुअल इवेपोरेशन है। देखो यहां पर लिखा हुआ है ME इज व्हाट, एक्चुअल इवेपोरेशन, एक्चुअल में कितना इवेपोरेशन है अंडर एक्चुअल ऑपरेटिंग कंडीशन, और ये जो कैपिटल E है ये इक्विवेलेंट इवेपोरेशन है, ये हमने मान रखा है। और यहां पर ME क्या है, ये फिर से देखो जरा, ME होता है MS अपॉन MF। MS क्या था, मास ऑफ वाटर इवेपोरेटेड, और MF था मास ऑफ फ्यूल यूज्ड, तो ME इज इक्वल टू होता है MS अपॉन MF। बहुत बढ़िया। तो यहां से अगर आपसे बोला जाए इक्विवेलेंट इवेपोरेशन कितना होगा, कैपिटल E, तो ये फॉर्मूला याद कर लो बेटा, इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे आज, हर एक क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला यूज हो रहा होगा। क्या फॉर्मूला बना, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन कैपिटल E इज इक्वल टू ME
Me क्या है, एक्चुअल इवोपरेशन, दैट इज इक्वल टू MS अपॉन FF, और ये हो गया आपका H माइनस HF1 अपॉन 2257। ये फॉर्मूला याद रख लो, ये फॉर्मूला याद कर लो। HF1 की वैल्यू फीड वाटर टेम्परेचर से निकाल लेंगे और H की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, कोरस्पॉन्डिंग टू गिवन प्रेशर। यहां पर आप देखिएगा ये जो टर्म है इसको देखो, हमने Me को Me लिखा रहने दिया। अब ये जो टर्म थी यहां पे दिस वन, कौन सी टर्म, H माइनस HF1 अपॉन 2257, इसको हमने FE लिख लिया, FE लिख लिया। तो FE क्या हो गया आपका, H माइनस HF1 अपॉन 2257, और ये जो टर्म है H माइनस HF1 अपॉन 2257, इसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ इक्विवेलेंट या फिर इवोपरेशन, फैक्टर ऑफ इक्विवेलेंट इवोपरेशन। ध्यान दो, इसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ इक्विवेलेंट इवोपरेशन या जनरेशन फैक्टर। क्या बोलते हैं, जनरेशन फैक्टर। ये भी आपसे पूछा गया है, आपसे एग्जाम में पूछेगा, बताओ एक्चुअल इवोपरेशन, क्या क्या पूछता है आपसे, पूछा जाएगा बताओ एक्चुअल इवोपरेशन कितना है, तो वो तो इसी से निकल जाएगा, एक्चुअल इवोपरेशन Me से निकल जाएगा। पूछेगा इक्विवेलेंट इवोपरेशन कितना है, इक्विवेलेंट इवोपरेशन कितना है, तो वो कैपिटल E होगा, वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। आपसे बोलेगा बताओ फैक्टर ऑफ इक्विवेलेंट इवोपरेशन, फैक्टर ऑफ इक्विवेलेंट इवोपरेशन या जनरेशन फैक्टर है, तो वो केवल कितना हो जाएगा, H माइनस HF1 अपॉन 2257। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। एक और फॉर्मूला आएगा यहां पे आपका बॉयलर एफिशिएंसी। बॉयलर एफिशिएंसी का मतलब समझिएगा, हीट यूटिलाइज्ड बाय फीड वाटर अपॉन हीट सप्लाइड बाय द फ्यूल। जब हम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, फ्यूल को जला रहे हैं, तो वहां से हीट कितनी मिली, वहां से हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, लेकिन क्या 100% हीट को हम यूटिलाइज कर पाएंगे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में? नो। तो एक्चुअल में वाटर जब स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो वाटर ने कितनी हीट को यूटिलाइज किया एक्चुअल में, और डिवाइडेड बाय कि हीट हमने जब फ्यूल को बर्न किया तो वहां से कितनी हीट जनरेट हुई। तो हीट यूटिलाइज्ड बाय फीड वाटर ने कितनी हीट को यूटिलाइज किया अपॉन हीट सप्लाइड बाय द फ्यूल। ऑब्वियसली जो फ्यूल से हीट सप्लाई हुई होगी वो ज्यादा रही होगी, उसमें से कुछ पोर्शन को जो है यूटिलाइज कर लिया गया होगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका यहाँ पे बॉयलर एफिशिएंसी का। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये है, ध्यान देना बेटा, ये फॉर्मूला बनेगा आपका, क्या फॉर्मूला है, एफिशिएंसी, बॉयलर एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू Me H माइनस HF1 अपॉन कैलोरीफिक वैल्यू। यहां पर जो CV है दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं Me इंटू H माइनस HF1, यहां पर 2257 है इक्विवेलेंट इवोपरेशन में, यहां पर क्या है 2257 की जगह क्या आ जाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले सिमिलर फॉर्मूले हैं, यहां पर 2257 है, नीचे फॉर्मूला यही रहने वाला है, बस नीचे क्या आएगा, कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगा। और Me का मतलब है MS अपॉन MF, ठीक है ना। तो ये आपको पता होगा, ये फॉर्मूला लगा करके आप इसको कैलकुलेट कर सकेंगे। ध्यान देना एक बात को, कई बार जो प्रेशर है बार में देगा, कई बार प्रेशर आपको kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर में देगा, अप्रोक्सीमेटली 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर 1 बार के अप्रोक्स होता है। और कई बार आपको जो है वैल्यू देगा एंथैल्पी की किलो कैलोरी में, है ना, या फिर कैलोरीफिक वैल्यू की किलो कैलोरी में देगा। तो ध्यान रखना 1 किलो कैलोरी को आप कन्वर्ट कर सकते हो 4.2 किलो जूल पर केजी होता है। अगर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, कैलोरी वैल्यू 1 किलो कैलोरी दे रखी है, तो 4.2 से मल्टीप्लाई करके, 4.2 से या 4.187 एग्जैक्ट वैल्यू होती है, 4.2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किलो जूल पर केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। कई बार एंथैल्पी आपको किलो जूल पर किलो कैलोरी पर केजी में दे देगा, तो आप इससे मल्टीप्लाई करके उसको कन्वर्ट कर लेंगे, तब उसको यूज करेंगे। तो ये जो इसकी डेफिनेशन थी बॉयलर एफिशिएंसी की, ये भी आपसे पूछी गई थी। चलिएगा लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, देखो अगर ये फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो अब कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। इन अ बॉयलर ट्रायल द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड। एक बॉयलर के अंदर कोई टेस्ट हुआ, उसमें कौन कौन से ऑब्जर्वेशन मिले, फीड वाटर टेम्परेचर, फीड वाटर टेम्परेचर को हम लिखते हैं TW से, बहुत बढ़िया। बॉयलर का जो प्रेशर है वो 15 बार है, प्रेशर आपको गिवन है 15 बार। ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम, ड्राइनेस फ्रैक्शन को हम लिखते हैं X, दिस इज गिवन X। कोल कंजम्पशन, ध्यान देना, कोल का कंजम्पशन, कोल मतलब क्या है, फ्यूल, कोल मतलब फ्यूल, यानी कि फ्यूल को हमने लिखा था MF से, तो ये MF की वैल्यू गिवन है। फीड वाटर सप्लाई, कितना फीड वाटर सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू MS, फीड वाटर सप्लाइड दैट इज गिवन टू यू MS। नाउ द कैलोरीफिक वैल्यू, इसको तो हम लिखते हैं CV से, तो कैलोरीफिक वैल्यू CV इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, दैट इज 40,000 किलो जूल पर केजी। और आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द इवोपरेशन फैक्टर। देखो इवोपरेशन फैक्टर पूछ लिया गया आपसे। इवोपरेशन फैक्टर क्या होता है, इवोपरेशन फैक्टर क्या होता है, H माइनस HF1 अपॉन 2257। तो यानी कि बेटा आपसे क्या पूछा गया, जिसको हमने लिखा था इवोपरेशन फैक्टर,
फर्स्ट वन में पूछ रहा है आपसे इवोपरेशन फैक्टर, है ना, ये आपको कैलकुलेट करना है और कितना होता है H माइनस HF1 अपॉन 2257, ये वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, ये वैल्यू हमको बतानी है। दूसरा जो पार्ट है क्या पूछ रहा है आपसे, एंड इक्विवेलेंट इवोपरेशन, कैपिटल ई पूछा गया आपसे, और इक्विवेलेंट इवोपरेशन क्या होता है, दैट इज MEH माइनस HF1 अपॉन 2257, यही होता है, ये भी आपसे पूछा गया है। तो जब ये आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ME से मल्टीप्लाई करके ये आपको मिल जाएगा। तो अब यहां से आप देख सकते हैं आपको क्या चाहिए होगा, H चाहिए होगा, HF1 चाहिए होगा, H और HF1 और ME आपको चाहिए। तो देखो जरा ध्यान से, यहां से हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन को। तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, यहां से मेरे को मिल जाएगा M, एक सेकेंड, यहां से मेरे को चाहिए ME, है ना, ME मेरे को चाहिए। तो ME क्या होता है बेटा, दैट इज MS अपॉन MF, MS अपॉन MS अपॉन MF। ओके, MS की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, MS इज गिवन टू यू, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जरा MS कितना दिया हुआ है, 3500 kg पर आर में, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दिस इज kg पर आर। नेक्स्ट आपको MF की वैल्यू दे रखी है, कितना कोल बर्न हो रहा है, 450 kg पर आर, 450 kg पर आर, ध्यान दीजिएगा 450 kg पर आर। तो बेटा यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, ME की वैल्यू मिल जाएगी, और साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करते हुए आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 3500 अपॉन 450, दैट इज कमिंग आउट 7.77, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो ये kg पर आर है ना, ऊपर है कितना kg स्टीम जनरेट हो रहा है, kg पर kg ऑफ फ्यूल, kg पर kg ऑफ फ्यूल या kg पर kg ऑफ कोल, दिस इज द एक्चुअल इवोपरेशन। ये मेरे को अभी एक्चुअल इवोपरेशन मिला है, ME की वैल्यू मिली है। ओके, मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए क्या, इवोपरेशन फैक्टर चाहिए, H माइनस HF1 अपॉन 2257 चाहिए, और मेरे को इक्विवेलेंट इवोपरेशन चाहिए। तो H की वैल्यू कैसा आएगी और HF1 की वैल्यू कैसा आएगी, देखो HF1 की वैल्यू बताया था मैंने आपको, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 4.2 इंटू TW, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, यस। तो 4.2 इंटू TW, तो TW कितना है, दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस। इसको जब आप देखेंगे तो यहां से बेटा आपको HF1 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज कमिंग आउट 4.2 इंटू 40, ओके, सो इट इज कमिंग आउट 168, और यूनिट क्या होगी इसकी, किलो जूल पर केजी। तो HF1 की वैल्यू मिल गई। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको H की वैल्यू और चाहिए। H की वैल्यू कहां से कैलकुलेट करेंगे, H की वैल्यू ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको दे रखा है, तो यहां पर आ जाइएगा जरा, यहां पर आ जाएंगे। H की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स, H की वैल्यू कहां से कैलकुलेट करेंगे उसको जरा देखिएगा। तो H जो आएगा आपका, दैट इज HF प्लस X HFG, है ना, और एट P इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं यहां पे, एट P फ्रॉम स्टीम टेबल। अब हम स्टीम टेबल का थोड़ा यूज करेंगे यहां पे, फ्रॉम स्टीम टेबल एट P इज इक्वल टू, प्रेशर कितना दे रखा है आपको, 15 बार दे रखा है, एट P इज इक्वल टू 15 बार, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपके पास जो है ये एक ऐसी स्टीम टेबल होनी चाहिए, इसको आप एग्जाम में ले जा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। एक्चुअली स्टीम टेबल है, स्टीम की प्रॉपर्टीज इसके अंदर गिवन होती हैं, है ना। आप यहां पर देखेंगे जो सबसे पहली टेबल आपको मिलेगी वो मिलेगी टेम्परेचर वाली, यानी कि लेफ्ट कॉर्नर में सबसे लेफ्ट वाला जो कॉलम होगा उसमें टेम्परेचर गिवन होगा, उसके बाद एब्सोल्यूट प्रेशर गिवन होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, है ना। तो आप स्पेसिफिक वॉल्यूम पता कर सकते हैं, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी सब पता कर सकते हैं। तो इधर टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग आप यहां पर देख सकते हैं, इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, तो ये टेम्परेचर गिवन है यहां पे। जैसे अभी मैं टेम्परेचर की बात करूं, यहां पे मैंने आपको बोला था कि हम ये जो वैल्यू है दिस वन, इस एंथैल्पी को और करके अगर मैं लिखूं, और HF1 इज इक्वल टू, HF1 मैंने बोला था आपको, या तो इस फॉर्मूले से आप टेम्परेचर में 40 डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई कर दो 4.2 से, या स्टीम टेबल से भी कैलकुलेट कर सकते हो, स्टीम टेबल से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो जरा यहाँ पे ये टेबल मैंने दिखा रखी है, टेम्परेचर ये गिवन होगा आपको इस तरह से, टेम्परेचर ये वाला ये कॉलम है, आपको कितने टेम्परेचर पे जाना है, कितना टेम्परेचर दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस, अरे कितना टेम्परेचर दिया है, दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस। तो जाओगे आप 40 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे दिस वन
ध्यान देना, ये है आपका 40 डिग्री सेल्सियस, दिस टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस। इसके क्रॉसपोंडिंग जाओगे आप तो यहां पे तो एंथैल्पी देखनी है हमको, तो HF1 की वैल्यू ये रही, दिस वन इज HF1। तो ये आपका HF1 मिल जाएगा यहां से। HF1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, दैट इज 167.5 किलो जूल पर केजी। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे भी रीड कर सकते हो फ्रॉम द स्टीम टेबल। तो देखो जरा हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 168 आ रही है, और ये कितना है यहां पे स्टीम टेबल से 167.5। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप स्टीम टेबल का यूज करोगे तब भी एग्जैक्ट मतलब अप्रॉक्स वैल्यू सेम आएगी। वहां पर यहां पर 167.5 आ रही है स्टीम टेबल की हेल्प से, मैंने यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लिए, तो HF1 आ रहा है मेरा 168, या फिर आप इसको 167.5 एक ही बात है लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहां पर मैंने 4.2 लिखा है। आप इसको 4.187 लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेट वही वैल्यू आ जाएगी। तो 167.5 किलो जूल पर केजी, ये कहां से लिखा मैंने, फ्रॉम स्टीम टेबल, फ्रॉम स्टीम टेबल। स्टीम टेबल का यूज करके मैंने लिखा एट TW इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। मैं स्टीम टेबल में गया, मैंने टेम्परेचर वाली टेबल देखी, उस टेम्परेचर में मैं दिया 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है टेम्परेचर, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने HF की वैल्यू देखी, वो HF1 मेरे को मिल गया। अब मेरे को क्या करना है, ध्यान देना, अब मेरे को H की वैल्यू चाहिए, एंथैल्पी की वैल्यू चाहिए। तो ये वाली जो इक्वेशन मैंने बेटा आपको बताई थी, दिस वन एंथैल्पी, क्योंकि ड्राइनेस फ्रैक्शन गिवन है, x अगर गिवन होगा तो ये इक्वेशन आप लगाएंगे, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन गिवन है तो ये वाली इक्वेशन लगेंगे HF प्लस x HFG। तो अब ये जो आपको H की वैल्यू निकालनी होगी, H की वैल्यू निकालने के लिए आपको प्रेशर देखना होगा, और प्रेशर कितना है 15 बार है। तो आप क्या करेंगे, स्टीम टेबल में जाएंगे, तो जैसे पहले जो अगर फर्स्ट कॉलम में टेम्परेचर लिखा हुआ है तो टेम्परेचर वाली टेबल है, इसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे, नेक्स्ट आपको मिलेगी प्रेशर वाली टेबल। कौन सी टेबल मिलेगी, प्रेशर वाली टेबल मिलेगी। आगे जब जाएंगे टेबल नंबर नेक्स्ट जो टेबल है, और हमको क्या करना है, वहां पर प्रेशर कितना गिवन है, प्रेशर कितना गिवन है 15 बार। तो ये जो RS खुरमे की है, इसमें प्रेशर बार में ही दिए होते हैं, कोई और स्टीम टेबल होगी तो यूनिट हो सकता है उसमें अलग हो, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। RS खुरमे की स्टीम टेबल है, इस पहले वाले कॉलम में जब प्रेशर, जब पहले वाले कॉलम में आपको दिख जाएगा प्रेशर, और प्रेशर में आप बढ़ते चले जाएंगे, और कितना आपको मिलेगा, आपको जाना है 15 बार पे। तो चलते हैं 15 बार की तरफ। यहां पे हमको मिल गया 15 बार। अगर मैं यहां पर मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, यहां पर देखिए जो प्रेशर है, आप बढ़ते चले जाएंगे, ये है देखो 15 बार, प्रेशर P 15 बार यहां पे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप आइएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइए, अच्छा ये तो हमारी सुपर हीटेड वाली स्टीम टेबल है, ये तो हमारी सुपर हीटेड वाली स्टीम टेबल है, इसकी जरूरत नहीं है हमको। हमको चाहिए यहां पे एंथैल्पी, हमको चाहिए यहां पर क्या बेटा, एंथैल्पी। ओके, तो इसमें स्क्रीनशॉट ही गलत लगा हुआ है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं यहां पर चेक कर लेता हूं, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। इसमें जो है गलत लगा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसा बता देता हूं, जैसे आपको यहां पर फर्स्ट वाली आपके पास जो स्टीम टेबल होगी, आप फर्स्ट कॉलम पे जाएंगे तो वहां पर प्रेशर्स गिवन होंगे, क्या होंगे, प्रेशर्स गिवन होंगे, और आपको क्या करना है 15 बार पे जाना है। 15 बार के करस्पॉन्डिंग देखो, ये वाला जो कॉलम होता है एंथैल्पी HF है और ये HFG है, तो इसमें आप क्या करेंगे 15 बार पे जाएंगे, ये वाली जो वैल्यू होगी वो HF की होगी, और ये वाली जो वैल्यू होगी वो HFG की वैल्यू होगी। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, है ना, मैंने जो, क्योंकि मेरे पास जो स्टीम टेबल है, यहां पर देखो जरा ध्यान से, यहां पे आप जाएंगे कितने बार पे, 15 बार पे जाएंगे, कितने बार पे जाएंगे 15 बार पे, और 15 बार पे ये देखो गिवन है, ये गिवन है 15 बार, प्रेशर कितना 15 बार, HF की वैल्यू पता है, और यहां पर HFG की वैल्यू भी पता है। तो मैं ये वैल्यू यहां पर लिख रहा हूं अपनी स्टीम टेबल का यूज करके, स्क्रीनशॉट गलत लगा हुआ है, कोई बात नहीं है, आपको ऐसी स्टीम टेबल एग्जाम हॉल में भी मिलती है। चलिएगा बेटा, तो मैं यहां पर वैल्यू पुट करूंगा, HF की वैल्यू कहां गया, मैं 15 बार पे, कहां गया 15 बार, 15 बार पे HF कितना 844.6, 844.6 प्लस x की वैल्यू गिवन है, ड्राइनेस फ्रैक्शन x 0.85 है, 0.85 इनटू HFG की जो वैल्यू है दैट इज 1945.3। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से बेटा मेरे को H की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर हम फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 844.6 प्लस 0.85 इंटू 1945.3, so that is coming out 2498, this is coming out 2498
98.1 यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर केजी। बहुत बढ़िया। तो यहां से बेटा आपको एच की वैल्यू मिल गई, सॉरी एच की वैल्यू मिल गई, ये आपको HF1 की वैल्यू मिल गई। चलिएगा फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे हमको क्या पता करना था, पहले सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे, सबसे पहले पूछ रहा था आपसे Fe मतलब इवोपरेशन फैक्टर क्या होता है। फर्स्ट पैरामीटर आपसे पूछा गया Fe, दैट इज इवोपरेशन फैक्टर। Fe की मतलब है H माइनस HF1 अपॉन 2257। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। अब आपके पास H की वैल्यू है 2498 वैल्यू है आपके पास 2498.1 माइनस ये है आपका HF1 है ना। HF1 कितना है, दैट इज 168 या 167.5, 167.5 अपॉन 2257। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको यहां पर इवोपरेशन फैक्टर मिल जाएगा और कितना आएगा जरा चेक करते हैं। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है इसमें 2498.1 माइनस के 167.5 अपॉन 2257, सो दैट इज कमिंग आउट 1.033। ये वैल्यू आ गई मेरे पास और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये भी किलो जूल पर केजी में है, ऊपर भी किलो जूल पर केजी में है। तो ये मेरे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, एक बार चेक कर लें क्या इतना ही आंसर आना चाहिए था। कितना आ रहा है 1.033 एग्जैक्टली यही आंसर आपको मिलेगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने यहां पर यूज किया। कौन सा वाला फॉर्मूला, दिस इज योर इवोपरेशन फैक्टर H माइनस HF1 अपॉन 2257। इसमें आप Me से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि MS अपॉन MF से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट इवोपरेशन। दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, इक्विवेलेंट इवोपरेशन। इक्विवेलेंट इवोपरेशन दैट इज कैपिटल E कितना होता है MEFE, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ MEH माइनस HF1 अपॉन 2257। ओके, तो यहां से आप Me की वैल्यू कितनी होती है, अरे Me कितना होता है, Me इज इक्वल टू होता है MS अपॉन MF। ये तो वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे ये वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। Me की वैल्यू एक्चुअली वो ऑपरेशन आया था 7.77 इंटू Fe की वैल्यू, तो ये आ चुकी थी हमारे पास 1.033। तो यहां से आप जो है सॉल्व कर लेंगे, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 7.77, सो दैट इज कमिंग आउट 8.02। दिस इज केजी पर केजी ऑफ फ्यूल। यह आ गया आपका इक्विवेलेंट इवोपरेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताइएगा, है ना। खुद से आप क्या करें, इसको एक बार खुद से ट्राई करें, स्टेप्स यूज करें जो जो मैंने आपको बताए हैं। 8.03, 8.02 या 8.03 के अप्रोक्स आपको वैल्यू मिलेगी, दैट इज केजी पर केजी ऑफ कोल या केजी पर केजी ऑफ फ्यूल। इस तरह से आप लोगों को जो है सिंपल सी बात है, बस जो स्टेप्स मैंने आपको बताए थे यहाँ पे, जो मैंने स्टेप्स ये बताए हैं, इन स्टेप्स को आपको याद रखना है। एक्चुअल इवोपरेशन Me MS अपॉन MF होता है बेटा। TW की वैल्यू आपको TW की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर 4.2 या 4.187 से मल्टीप्लाई करके HF1 मिल जाएगा आपको, या फिर स्टीम टेबल से भी आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो H की वैल्यू मिलेगी अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन गिवन है इस इक्वेशन से, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन प्रेशर। ओके, चलिएगा, बाकी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, एफिशिएंसी का इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एफिशिएंसी निकालेंगे Me इंटू H माइनस HF1 अपॉन कैलोरीफिक वैल्यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। कह रहा है ना, बॉयलर टेस्ट द फॉलोइंग क्वांटिटीज वर ऑब्टेन्ड, मेन टेम्परेचर ऑफ द फीड वाटर। बोले तो आपको TW की वैल्यू दे रखी है ना, क्या वैल्यू दे रखी है आपको, TW आपको दिया हुआ है, जिससे आपको HF1 मिल जाता है। कितना है बेटा, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया। मेन बॉयलर प्रेशर, आपको प्रेशर भी दिया हुआ है बॉयलर का, दैट इज इक्वल टू 10 kg, 10 कितना है 10 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। मेन स्टीम ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू दे रखी है 0.9 आपको दिया हुआ है। कोल बर्न पर आर 250, कोल बर्न हो रहा है मतलब फ्यूल बर्न हो रहा है, और फ्यूल को हम लिखते हैं MF से, दैट इज इक्वल टू 250 kg पर आर, ये आपको दिया हुआ है ना, दिस इज MF। वाटर सप्लाई टू बॉयलर पर आर 2260 kg, कितना वाटर सप्लाई हो रहा है 2260 kg।
द मास ऑफ वाटर इन द बॉयलर एट द एंड ऑफ टेस्ट वाज कितना था 240 kg। मतलब कहने का ये है कि इतना तो आपने वाटर सप्लाई किया, और जब टेस्ट स्टार्ट हुआ तो इतना सप्लाई किया, और जब टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया तो इतना उसके अंदर बच गया वाटर। करना क्या, हमको वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है। अरे इतना वाटर आपने दिया, इतना वाटर उसके अंदर बच गया, तो कितने वाटर की स्टीम बनी भाई? आपने इतना वाटर दे दिया इस बॉयलर को, कितना 2260, उसके अंदर अब इसकी स्टीम बन गई। क्या बन गई? इसकी स्टीम बन गई, लेकिन फिर भी वाटर उसके अंदर कितना बच गया? 240। तो इसमें से जब इसको माइनस कर दोगे तो इसका मतलब उसकी वो क्या मिल जाएगी आपको? स्टीम रेट मिल जाएगा। तो एक्चुअली आपको स्टीम रेट दिया हुआ है, यहां पे इनडायरेक्टली आपको एमएस की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है कि भाई इतना आपने सप्लाई किया 2260 और उसके अंदर कितना बचा रह गया 240 kg, तो माइनस के 240 kg, तो ये मिल गया आपको, दैट इज केजी पर आर। मतलब आपको एमएस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहां से निकाल लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2260 माइनस 240 दैट इज 2020 है ना, 2020 केजी पर आर। मतलब एक घंटे में पर आवर जो है 2020 केजी स्टीम जो है वो जनरेट हो रही है। और क्या कह रहा आगे? अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा? आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? एक्चुअल इवोपरेशन पर केजी ऑफ कोल। बोले तो आपसे एक्चुअल इवोपरेशन एमई पूछा गया है, एक्चुअल इवोपरेशन। द इक्विवेलेंट इवोपरेशन पूछा गया आपसे कैपिटल ई। मैंने आपको पहले बोला था, ये नोटेशंस आप याद रखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्चुअल इवोपरेशन है ना। देखो एमई जो होता है वो एक्चुअल इवोपरेशन होता है, दैट इज एमएस अपॉन एमएफ, दैट इज केजी पर केजी ऑफ कोल। कैपिटल ई होता है इक्विवेलेंट इवोपरेशन। चलिएगा आ जाते हैं और जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, और भी कुछ गिवन है क्या आपको क्वेश्चन के अंदर? और भी कुछ गिवन है क्या? देखो यहां पर दिया हुआ है, टेक द डेटा एज 10 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इतने प्रेशर पे आपको HF की वैल्यू दे रखी है, HF की वैल्यू आपको दे रखी है एट P इज इक्वल टू कितना है 10 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको दिया हुआ है HF की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 181.3 किलो कैलोरी पर केजी। और साथ ही साथ आपको HFG की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 482। मैं इसको नीचे लिख लूं, कन्वर्ट करके लिखना होगा इसको। आपको HFG की वैल्यू भी दे रखी है, दैट इज 482 किलो कैलोरी पर केजी। मतलब इसने डेटा यहां पर दे दिया है, तो बिना स्टीम टेबल भी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, HF1 की वैल्यू कोरोस्पोंडिंग टू TW आप स्टीम टेबल यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तो मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है तो बिना स्टीम टेबल के भी आप क्या कर सकते हैं, आप जो है HF1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें बिना स्टीम टेबल का यूज किए भी आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले कि किलो कैलोरी को मैंने बताया था 1 किलो कैलोरी मतलब होता है 4.2 किलो जूल पर केजी। तो आप इसको किलो जूल पर केजी में कन्वर्ट अगर करना चाहते हैं तो आप इसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और HF इक्वल टू 181.3 इंटू 4.2, ये बन गया आपका किलो जूल पर केजी। तो देखें कितना आएगा ये 181.3 into 4.2 that is coming out 761.46 किलो जूल पर केजी। इसी तरह से आप HFG की वैल्यू निकाल सकते हैं, और HFG इज इक्वल टू 482 इंटू 4.2, ये बन जाएगा आपका किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो 482 इंटू 4.2 दैट इज इक्वल टू 2024.4 किलो जूल पर केजी। तो आपने यहां पर किलो कैलोरी पर केजी को आपने कन्वर्ट कर लिया किलो जूल पर केजी में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले तो बेटा आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया एक्चुअल इवोपरेशन। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है एक्चुअल इवोपरेशन, जिसको हम लिखते हैं ME से। और ME क्या होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू MS अपॉन MF। तो MF और MS की वैल्यू तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, यस और नो। MF है 250, यस,
ms और ms की वैल्यू कितनी है, ms इज इक्वल टू 2020, ये आया था हमारे पास 2020 और ms की वैल्यू आई थी बेटा दैट इज इक्वल टू 250, तो 250 से डिवाइड करेंगे और ये बन जाएगा हमारा केजी पर केजी ऑफ फ्यूल, केजी पर केजी ऑफ फ्यूल। तो माय डियर स्टूडेंट्स एक्चुअल इवोपरेशन मिल जाएगा आपको 2020 अपॉन 250 दैट इज कमिंग आउट 8.08, 8.08 यूनिट क्या होगी, केजी पर केजी ऑफ फ्यूल, केजी पर केजी ऑफ फ्यूल। इस तरह से हमारे पास एक्चुअल इवोपरेशन तो आ चुका है, पहला आंसर हमारे पास आ चुका है। दिस इज योर एक्चुअल इवोपरेशन, कितना आ रहा है, एक्चुअल इवोपरेशन कितना आ रहा है 8 पॉइंट, बिल्कुल 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 सही आंसर आ रहा है हमारा 8.08, बहुत बढ़िया। नाउ द सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट है इक्विवेलेंट इवोपरेशन। क्या है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इवोपरेशन। ये क्या होता है, इक्विवेलेंट इवोपरेशन, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल ई से, और कैपिटल ई जो होता है दैट इज इक्वल टू me इंटू एच माइनस HF1 अपॉन 2257, यस और नो। अरे यही तो कैलकुलेट करना था आपको, अरे पीडीएफ कहाँ गई हमारी, हाँ जी यही तो हमको कैलकुलेट करना था, दिस वन me निकालना था, एक्चुअल इवोपरेशन, एक्चुअल इवोपरेशन और इक्विवेलेंट इवोपरेशन दैट इज कैपिटल ई। और तो देखो जरा यहाँ पे अब हमको चाहिए क्या, अब हमको क्या चाहिए होगा यहाँ पे H माइनस HF1 और वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके चलिएगा, तो मैंने आपको बताया था कि HF1 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 4.2 इंटू TW। ओके तो देखो जरा यहाँ पे 4.2 TW कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो 4.2 इंटू कितना 20 डिग्री सेल्सियस। तो माय डियर स्टूडेंट्स 4.2 इंटू 20 डिग्री सेल्सियस, दिस इज कमिंग आउट 84 किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी। तो यहां से आपको मिल जाएगा HF1, क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया HF1, दिस वन। अब हम क्या करते आपको, और अच्छा दूसरी चीज आप स्टीम टेबल का अगर यूज करेंगे तो आप 20 डिग्री सेल्सियस करस्पॉन्डिंग HF की वैल्यू जो होगी स्टीम टेबल में, ध्यान रखना स्टीम टेबल से भी आप यूज कर सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे। मैं अगर आपको दिखाना चाहूं यहां पे दिस वन, देखो 20 डिग्री सेल्सियस कहां पे है, दिस इज योर 20 डिग्री सेल्सियस, स्टीम टेबल में जाएंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस ये रहा, दिस इज योर 20 डिग्री सेल्सियस, इसके करस्पॉन्डिंग HF की वैल्यू कितनी है, देखो 83.9 आ रहा है, और हमारा कितना आ रहा है 83.9 आ रहा है यहाँ पे, और हमारा भी लगभग लगभग कितना आ रहा है 83.9 की बात है। चलिएगा दूसरा यहां पर हम देखेंगे कि H की वैल्यू कैसे निकालेंगे, HF प्लस एक्स HFG है ना, करस्पॉन्डिंग टू एट P इक्वल टू कितना है 10 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 10 kgf पर सेंटीमीटर HF की वैल्यू दे रखी है, कितना था ये, हमने एक किलोजूल पर केजी में कन्वर्ट कर लिया, 761 आ रहा है HF की वैल्यू 761.46, 761 लिखूंगा यहां पे मैं 761.46 प्लस x की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, x इज गिवन 0.9 प्लस 0.9, और HFG की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, HFG की वैल्यू दे रखी थी 482, इसको हमने 4.2 से मल्टीप्लाई करके किलोजूल पर केजी में कन्वर्ट किया था, तो 2024.4 2024.4, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको H की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, कितना आ जाएगा 761.46 प्लस 0.9 इंटू 2024.4, ओके सो इट इज कमिंग आउट 2583.42, दैट इज किलोजूल पर केजी। किसी तरह कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे इसको व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, और या आप कॉल भी कर सकते हैं, है ना, जो स्टेप अगर कोई स्टेप आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा एप्लीकेशन वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो एप्लीकेशन में पूछ सकते हैं। अब ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए तो आपको इक्विवेलेंट इवोपरेशन मिल जाएगा। Me की वैल्यू तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 8.08, यहां से हमने Me की वैल्यू पुट कर दी, इनटू H की वैल्यू वो रही आपके पास दैट इज 2583.42 माइनस HF1 कितना है दैट इज 84, और डिवाइड बाय करेंगे 2257 से 2257, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको इक्विवेलेंट इवोपरेशन मिल जाएगा। तो -84 करेंगे
अपॉन 2257 इंटू 8.08 दैट इज कमिंग आउट 8.94 8.94 या 95 लिखूं मैं इसको अप्रोक्सीमेट 8.94 दैट इज केजी पर केजी ऑफ फ्यूल दैट इज योर फाइनल आंसर दिस इज योर फाइनल आंसर ओके सो इक्विवेलेंट इवोपरेशन में निकाल लिया एक्चुअल इवोपरेशन में हमने निकाल लिया ये आपके फाइनल आंसर आ चुके हैं एक्चुअल इवोपरेशन कितना आया 8.08 केजी पर केजी ऑफ फ्यूल इक्विवेलेंट इवोपरेशन कितना है 8.95 केजी पर केजी ऑफ फ्यूल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देयर इज नो प्रॉब्लम 8.9 करके कोई वैल्यू आएगी 8.92 8.94 इस तरह की वैल्यू आएगी तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ सकते हैं हम लोग यस और नो यस और नो तो जिसको न्यूमेरिकल करने में अच्छा लगता है एक्चुअली वैसे तो ये डायरेक्ट मैं करा रहा हूं यहां पर आपको सिलेबस में डायरेक्ट दे दी सारी चीजें अदरवाइज ये सब करने के लिए ध्यान देना ये सब करने के लिए ये सब जो इक्वेशन हम यहां पर लगा रहे हैं कौन सी इक्वेशन ये तो ठीक है ये फॉर्मूला तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो हम स्टीम टेबल की बात कर रहे हैं जब हम ये वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं जब हम वेट रीजन की बात कर रहे हैं सुपर हीटेड की बात कर रहे हैं ये फॉर्मूला ठीक है नो प्रॉब्लम लेकिन जब हम स्टीम टेबल की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको वो चीजें थोड़ा कम समझ में आ रही होंगी क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट जो है सिलेबस में डाल दिया है इस चीज को करने से पहले स्टीम टेबल को एक्चुअली एक लेक्चर चाहिए स्टीम टेबल को पढ़ने के लिए अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में मैं आपको स्टीम टेबल के बारे में बताऊं हर एक चीज आपको यहां पर समझ में आए HF HG ये सब क्या चल रहा है तो उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर चाहिए आपके सिलेबस के हिसाब से मैंने यहां पर आपको पढ़ा दिया है इसके अलावा है ना हालांकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा आपको चीजें मेमोराइज करनी पड़ेंगी याद करनी पड़ेंगी अदरवाइज कौन सी चीजें कहां से आती है क्यों आती है ये फील दिलाने के लिए थोड़ा सा इसमें वक्त लग सकता है चलिएगा मैं आगे बढ़ता हूं एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूं उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दूंगा आप खुद से ट्राई करेंगे खुद से सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो सके ओके सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 5000 kg ऑफ स्टीम इज प्रोड्यूस्ड मतलब क्या दे दिया आपको ms की वैल्यू दे दी है क्या गिवन है ms की वैल्यू गिवन है कि कितना स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है ms इज इक्वल टू 5000 kg है ना इज प्रोड्यूस्ड पर आर है ना केजी पर आर भी इसको आप लिख सकते हैं क्या कह रहा है आगे 7 बार यानी कि प्रेशर आपको दे रखा है प्रेशर इज गिवन टू यू 7 बार बहुत अच्छा द टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर हम लिखते हैं TW से दैट इज गिवन टू यू 40 डिग्री सेल्सियस जहां से हम HF1 की वैल्यू निकाल लेते हैं द ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.98 दिया है यानी x की वैल्यू 0.98 आपको दे रखी है मास ऑफ कोल बर्न पर आर मास कितना फ्यूल का बर्न हो रहा है तो फ्यूल का जो मास होता है MF वो दे रखा है आपको 700 kg पर आर बहुत बढ़िया एंड कैलोरीफिक वैल्यू कितनी दे रखी है कैलोरीफिक वैल्यू को CV से लिखते हैं एंड दैट इज गिवन टू यू 31,000 किलोजूल पर kg बहुत बढ़िया और आपसे पूछा क्या गया है व्हाट ही इज आस्किंग इन द प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट इवोपरेशन आपसे पूछा गया कैपिटल E इक्विवेलेंट इवोपरेशन एंड दूसरा पूछ रहा है आपसे बॉयलर एफिशिएंसी दैट इज ईटा ये चीज पूछी गई है आपसे तो चलिएगा उसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है थोड़ा फास्ट कर सकते हैं हम लोग थोड़ा फास्ट कर सकते हैं यस माय डियर स्टूडेंट्स चलिएगा ओके तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहां से क्या ME एक्चुअल इवोपरेशन क्या होता है MS अपॉन MF बहुत बढ़िया MS अपॉन MS की वैल्यू कितनी है दैट इज गिवन टू यू 5000 ओके MF की वैल्यू कितनी है 700 सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहां से ME की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज केजी पर केजी ऑफ फ्यूल ओके तो 5000 अपॉन 700 दैट इज कमिंग आउट 7.14 और यूनिट क्या होगी केजी पर केजी ऑफ फ्यूल केजी पर केजी ऑफ फ्यूल ओके ME की वैल्यू आ गई मेरे पास बहुत बढ़िया एक्चुअली आपको चाहिए क्या आपको चाहिए इक्विवेलेंट इवोपरेशन दैट इज इक्वल टू ME H माइनस के HF1 अपॉन 2257 और क्या चाहिए आपको एफिशिएंसी चाहिए उसका फॉर्मूला क्या होगा ME H माइनस HF1 अपॉन कैलोरीफिक वैल्यू तो अल्टीमेटली ME दोनों में है ME हम कैलकुलेट कर चुके हैं बहुत बढ़िया कैलोरीफिक वैल्यू गिवन है आपको H चाहिए और आपको HF1 चाहिए तो चलो पहले हम HF1 की बात कर लेते हैं कि HF1 कहां से आता है HF1 आता है कि 4.2 इंटू TW तो आपको 4.2 इंटू TW दिया है टेम्परेचर दिया है आपको 40 डिग्री सेल्सियस इसको मल्टीप्लाई करके आपको यहां से बेटा HF1 की वैल्यू मिल जाएगी
सो कितना आ जाएगा 4.2 इंटू 40 दैट इज कमिंग आउट 168 किलो जूल पर केजी। ये आपको मिल गई 168 किलो जूल पर केजी। बहुत बढ़िया। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू और निकालेंगे। ये हम निकाल चुके हैं, ये भी हम निकाल चुके हैं। एच की वैल्यू और चाहिए, एच की वैल्यू और चाहिए। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन गिवन है क्या आपको? हाँ, ड्राइनेस फ्रैक्शन गिवन है। ड्राइनेस फ्रैक्शन इज गिवन टू यू। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर गिवन है तो एच की जो वैल्यू निकल के आती है, एच की वैल्यू आती है HF प्लस एक्स HFG। और ध्यान रखना ये क्रॉस एट P इज इक्वल टू, एज P इज इक्वल टू कितना प्रेशर है? 7 बार। कितना प्रेशर है? 7 बार। आपको स्टीम टेबल यूज करेंगे तो हम लिखेंगे यहां पे फ्रॉम स्टीम टेबल, फ्रॉम स्टीम टेबल, फ्रॉम स्टीम टेबल एट P इज इक्वल टू 15 और 7 बार, एट P इज इक्वल टू 7 बार। बहुत बढ़िया। स्टीम टेबल यूज करेंगे कौन सी? प्रेशर वाली, प्रेशर वाली स्टीम टेबल में जाएंगे और कितना प्रेशर देखेंगे? 7 बार। तो मेरे पास स्टीम टेबल है, पहला कॉलम प्रेशर, कितना प्रेशर देखना है? 7 बार। तो ये रहा 7 बार। मैं लिखूंगा यहां से एच की वैल्यू, है ना। तो मैं 7 HF, मैं जाऊंगा 7 बार के कोरस्पॉन्डिंग जो एच लिखा हुआ है एंथैल्पी HF, क्या है? HF। तो यहां पर HF की वैल्यू मुझे मिल जाएगी डायरेक्टली, दैट इज 697.1 प्लस 697.1 और x की वैल्यू कितनी है? 0.98, 0.98। यहां पर x की वैल्यू 0.98। फिर HFG कितना होगा? HFG कितना होगा वो भी यहां से मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट कॉलम में HFG यहां लिखा, सब लिखा आता है यहां पे स्टीम टेबल में, सब लिखा हुआ है बेटा। स्टीम टेबल अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक बार आप गौर कीजिएगा जरा, आपको दिख रहा होगा ये रहा HF, ये रहा HFG। तो मेरे को HFG चाहिए किसके कोरस्पॉन्डिंग? 7 बार के कोरस्पॉन्डिंग, एंड दैट इज हाउ मच? 2064.9। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से मेरे को मिल जाएगा H। कितना आ रहा है H? देखते हैं, 697.1 प्लस 0.98 इंटू 2064.9, सो दैट इज कमिंग आउट 2720.7 किलो जूल पर केजी। अब आपको ये सारी वैल्यू मिल गई है। क्या करना है आपको? फॉर्मूला यूज करना है। आपको बताना होगा, पहले आपको बताना है यहां पे पहला जो पार्ट है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, दैट इज इक्वल टू MEH माइनस HF1 अपॉन 2257। वेरी गुड। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ME दैट इज हाउ मच? 7.14, 7.14। ओके, H की वैल्यू पुट करो, कितना है H? 2720 माइनस HF1 कितना था? HF1 कितना था? यस दिस वन, HF1 ये रहा 168 माइनस 168 अपॉन 2257। कैलकुलेट करेंगे इसको। आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल बी हैविंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल E दैट इज इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। 2720.7 माइनस 168 upon 2257 into 7.14. Okay, it is coming out 8.075, that is kg per kg of fuel। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। तो ये आपको आ गया आंसर, ये आपका आंसर मिल गया। दैट इज हाउ मच? कितना आ रहा है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन? 8.075, 8.075 आ रहा है। बिल्कुल बढ़िया, 8.07 या 8.08 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ आपको चाहिए इसकी एफिशिएंसी, आपको चाहिए सेकंड पार्ट में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? दैट इज इक्वल टू ME, बस यहां पर इस फॉर्मूले में 2257 की कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगा, वही रहेगा फॉर्मूला H माइनस HF1। यहां तक फॉर्मूला सेम है। अब नीचे आएगा कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, ME की वैल्यू कितनी है? दैट इज 7.14 इंटू H की वैल्यू कितनी है? 2720.7 माइनस HF1 कितना है? 168 अपॉन, और कैलोरीफिक वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितनी है? 31,000, 31,000। तो यहां लिखेंगे 31,000, ये आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका 2 मैं उसी से रिवर्स कैलकुलेशन कर देता हूं, अपॉन
31 आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना बेटा। मेरी जो वैल्यू आ रही है 0.5879 आ रही है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज बन जाएगा एंड दैट विल बी 58.79%। दिस इज योर एफिशिएंसी, दिस इज योर बॉयलर एफिशिएंसी। बहुत बढ़िया, यस और नो। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में यहां पर बताए थे। ये फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। देखो एफिशिएंसी क्या है आपकी, MEH माइनस HF1 अपॉन कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। यहां से आपका इक्विवेलेंट इवोपरेशन Me इंटू H माइनस HF1 अपॉन 2257 और जो इवोपरेशन फैक्टर होता है वो इतना होता है। तो हर एक चीज मैंने यहां पर जितने भी पॉसिबिलिटीज थी, कोई फॉर्मूले कहाँ कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज हो रहे हैं वो सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। और जो सवाल हैं ये ऑलरेडी RGPB में क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया है अभी, जो कि RGPB जून 2015 में पूछा गया। इसके पहले जो क्वेश्चन था हमारा RGPB जून 2022 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ गया, यस दिस वन, है ना। इस तरह से आप लोग और क्या करेंगे, क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेंगे, स्टीम टेबल का यूज करके आप लोग जो है सॉल्व करें। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्राई योरसेल्फ, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम इक्विवेलेंट इवोपरेशन पूछा गया कैपिटल E और आपसे एफिशिएंसी पूछी गई है, वही फॉर्मूले हैं, वही सब कुछ है। यहां पर आपको क्या है कि डायरेक्ट आपको H की वैल्यू दे रखी है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा और छोटा हो गया है। आपको जो H है वो इस वाले फॉर्मूले से नहीं निकालना पड़ेगा, HF प्लस X HFG, वो कैलकुलेशन भी आपकी बच जाएगी। आपको डायरेक्ट H की वैल्यू यहां पर दे रखी है, बस आपको क्या करना है, HF1 की वैल्यू निकालनी है। और आपको टेम्परेचर दे रखा है, उस टेम्परेचर को आप 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपको HF1 की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है। तो यहां पर मैंने हिंट दे दिया है आपको। चलिएगा एक और क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी क्या करना है आपको, इसमें भी आपको क्या करना है बेटा, एफिशिएंसी निकालनी है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। तो इसमें भी जो देखो यहां पर भी मैंने हिंट दिया कि जो P आपको प्रेशर दे रखा है वो kg पर सेंटीमीटर, kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बार के अप्रॉक्स होता है, तो 7 बार आपको प्रेशर दिया हुआ है। स्टीम टेबल का यूज कर लेंगे तो वहां से इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको H की वैल्यू मिल जाएगी और HF1 की वैल्यू तो आपको पता ही है, फीड वाटर टेम्परेचर मिल जाती है। दूसरी चीज कैलोरीफिक वैल्यू आपको किलो कैलोरी पर केजी में दी हुई है, तो किलो कैलोरी को कन्वर्ट करने के लिए आप 4.2 से मल्टीप्लाई करके किलोजूल पर केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। आंसर मैंने यहां पर लिख दिए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख दिया है ताकि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपका क्या आंसर आ रहा है वो यहां पर लिख दिया है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी बेटा आया हुआ है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर लेना। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक फॉर्मूले हैं, बस उनको याद करते हुए बस आपको स्टेप याद रखना है कि HF1 की वैल्यू कहां से आएगी, H की वैल्यू कहां से आएगी, इसके अलावा कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। स्टीम टेबल की थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, स्टीम टेबल समझ में आएगी तो आप मुझे बताएंगे। और 2 क्वेश्चन मैंने यहां पर डाल दिए हैं, इनको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और वहां पर हम बात कर रहे होंगे, एक डेरिवेशन डिराइव करेंगे। आप देखेंगे यहां पे तो हमारी ये यूनिट कहां तक हो गई है, ये पूरी यूनिट हमारी कंप्लीट होने वाली है और हम यहां तक पहुंच चुके हैं, अब तक यहां तक पहुंच चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ड्रॉट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें 2 लेक्चर्स और चाहिए, मैंने पहले भी आपको बताया था बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो यूनिट नंबर हमारी 4 है वो लेंथी यूनिट है, वो सबसे लेंथी यूनिट है, इट विल टेक टाइम। तो आज हमारा 7th लेक्चर है, तो 2 या 3 लेक्चर और आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप न्यूमेरिकल छोड़ना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो उतना ज्यादा समय दे नहीं पाते पढ़ाई में, न्यूमेरिकल को अगर स्किप करना चाहते हैं तो थ्योरी में ज्यादा समय लगता नहीं है, आप थ्योरी वाला पार्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को आप स्किप कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा आप लोगों को अपनी जो न्यूमेरिकल अप्रोच है उसको भी बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गेट का एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे जाते हैं। आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच, आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी होगी देन यू विल बी इन द पोजिशन टू सॉल्व द गेट क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, बॉयलर ड्रॉट के बारे में पढ़ेंगे। जब तक आप लोग जो है अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।